जय हिंद साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे ज़मीन कितने प्रकार की होती है। जैसा कि अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि ज़मीन कृषि योग्य ज़मीन, बंजर भूमि, पर्वतीय या वन योग्य, पहाड़ी भूमि, ये सारा कुछ। तो आज हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ज़मीन के बारे में, यानी भूमि के बारे में अगर हम बात करें, तो ये दो प्रकार की होती है मुख्यतः। एक होती है आपकी शासकीय भूमि और दूसरी होती है आपकी लगानी भूमि। ठीक है, लगानी भूमि का मतलब वो जिस पे हम लगान वसूल चुकाते हैं। लेखपाल या पटवारी या अमीन आते हैं, उन पे हम लगान देते हैं। एवज में हम जो सिंचाई करते हैं उससे जो पनियोना होता है, यानी जो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सरकार को कुछ पैसा पे करते हैं, जिसे हम लगान कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में लगान वसूली जाती थी। जैसे कि नील की खेती की जाती थी, उस समय ज़्यादा लगान लेते थे। जितना उपज है उससे कहीं ज़्यादा उनकी लगान होती थी और बहुत ही प्रताड़ित करते थे। उसी को यहाँ पे देखा जाए तो ज़मीन पर लगने वाला टैक्स है, जिसे हम कहते हैं लगान। और दूसरी भूमि होती है शासकीय भूमि, यानी सरकारी भूमि। अब हम बात करेंगे लगानी भूमि की। तो लगानी भूमि कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। एक होती है पुश्तैनी ज़मीन और आपकी रजिस्टर्ड भूमि। अब पुश्तैनी ज़मीन का मतलब ये हो गया कि आपके दादा परदादा, आपके पूर्वजों की ज़मीन जो आपको आज ट्रांसफ़र होके मिली है, ये आपकी पुश्तैनी ज़मीन ने खुद उस पैसा लगा के ज़मीन को खरीदा है और रजिस्टर अपने नाम करवाया है। तो समझ के लगानी भूमि दो प्रकार की, वह भूमि पुश्तैनी ज़मीन है जो आपके दादा परदादा पूर्वजों की ज़मीन है जो आपको मिली है, और दूसरी है रजिस्टर भूमि जो आप स्वयं अपने पैसे से रजिस्ट्री करवाई है ज़मीन को खरीद। अब बात करते हैं शासकीय भूमि की। शासकीय भूमि मतलब सरकारी भूमि। और सरकारी भूमि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है आबादी और दूसरी होती है पड़त। ठीक है, आबादी की भूमि क्या है? आबादी की भूमि ऐसी भूमि जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो, वो ज़मीन खाली पड़ी है, वो होती है आबादी ज़मीन। ठीक है, जहाँ पे आबादी रहने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि लोगों की जो जनसंख्या होती है, एक कस्बे को ले जाए, वो आबादी कहा जाता है। तो वो एरिया में रहने वाले लोगों के लिए जो ज़मीन प्रोवाइड की जाती है, जो सरकारी ज़मीन होती है, वो आपकी आबादी ज़मीन होती है। यही आबादी ज़मीन को दो भागों में बांटा गया है, पट्टे की ज़मीन और नजूल ज़मीन। अब पट्टे की ज़मीन क्या है और नजूल की ज़मीन क्या है? पट्टे की ज़मीन वह ज़मीन है जो सरकारी आबादी ज़मीन है, उसे कि जो व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है उसके नाम पट्टा कर दी गई है। या वह ज़मीन कुछ समय के लिए, जैसे कि आप जानते हैं पट्टा करने के लिए वहाँ पे लोगों को टाइम के लिए पट्टा के, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो वो पट्टे की ज़मीन जो होती है, उस ज़मीन को किसी व्यक्ति के नाम कर दी जाती है, और वो उस पर खेती बाड़ी करे या उस पर मकान बनाए, घर बनाए, वो उसका उसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो पट्टे पर दी गई ज़मीन को हम क्या बोलेंगे? ये आबादी के अंतर्गत आती है। और नजूल की ज़मीन वह ज़मीन जिस पर किसी का अधिकार नहीं हो या किसी का कोई वारिस नहीं हो, वो ऐसे पड़ी हो, उसका कोई इस्तेमाल ना हो रहा हो, वो होती है नजूल की ज़मीन। जैसे कोई ज़मीन पड़ी है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो वो ज़मीन क्या है कि अगर कोई इसका वारिस नहीं है, तो ये किसके अंतर्गत आती है? सरकारी ज़मीन के अंतर्गत आती है और आबादी के अंतर्गत आती है। ठीक है, लेकिन नजूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का वारिस व्यक्ति नहीं है, कोई भी ज़मीन का मालिक नहीं है और वो खाली पड़ी है। ठीक है, और पट्टे की ज़मीन आबादी के अंतर्गत जो आती है, ये ऐसी ज़मीन है जो आप उस पर उसका उपयोग कर रहे हो, चाहे वो आप कृषि के लिए कर रहे हो, चाहे आप वो रहने के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो वो हो गई आपकी आबादी, पट्टे की ज़मीन। अब पड़त ज़मीन की बात करते हैं। पड़त ज़मीन ऐसी ज़मीन है जो कि आपकी कृषि योग्य भूमि नहीं है। ठीक है, कैसी है? पड़त का हो ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, चाहे वो बंजर है, चाहे वो आपका पहाड़ी है, चाहे वो आपका किसी प्रकार का कंक्रीट है, फलाना ठिकाना, यानी जो भी है वो आपका वन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आ जाती है। यानी पड़त ज़मीन जो खाली है, दूसरी बात उस पर कृषि योग्य नहीं है, तो उस पर क्या है? वन है, वृक्ष है, बाकायदा जंगल है, तो वो जाती है पड़त ज़मीन। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आती है? सरकारी ज़मीन के अंतर्गत आती है, शासकीय ज़मीन के अंतर्गत आती है। तो आप समझ गए होंगे
भूमि कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक लगानी भूमि, एक शासकीय भूमि। शासकीय भूमि के अंतर्गत भी 5 प्रकार की होती है और लगानी भूमि के अंतर्गत 2 प्रकार की होती है। तो ये आप समझ गए। अब बात करते हैं कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के पास ज़मीन जो है वो कैसे कोई व्यक्ति अगर खरीदना चाहता है तो खरीद पाएगा कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए सामान्य वर्ग के व्यक्ति के पास 5 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा आपका पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत है और 5 बीघा जो है अनुसूचित वर्ग के अंतर्गत है और 5 ही बीघा जो ज़मीन है वो अनुसूचित जनजाति के अंडर में है। यानी व्यक्ति के मतलब 5 लोग हैं, एक व्यक्ति है सामान्य वर्ग का, एक व्यक्ति है पिछड़ा वर्ग, एक व्यक्ति है अनुसूचित और एक है अनुसूचित जनजाति वर्ग का। यानी 4 लोग हैं और चारों लोगों के पास 5-5 बीघे ज़मीन है। ठीक है। अब सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो है वो चाहता है कि मैं अपनी ज़मीन को बेच दूँ। ठीक है। कितना बेच दूँ? 1-1 बीघे, 2-2 बीघे, जो भी बेचना है उसके पास जितना भी है वो बेचना चाहता है। तो क्या वो सामान्य वर्ग को या अनुसूचित जनजाति को या अनुसूचित वर्ग या अनुसूचित जनजाति वर्ग को ज़मीन बेच सकता है? तो बेच सकता है। यानी सामान्य वर्ग का व्यक्ति इन तीनों व्यक्तियों को ज़मीन अपनी बेच सकता है। ठीक। अब इसी प्रकार से अगर इसके खरीदने की बात आ जाए, यानी सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर खरीदना चाहे, अभी बेचा तो सबको बेच सकता है, लेकिन क्या खरीदना चाहता है तो इन सब की ज़मीन खरीद सकता है? तो अगर ये सामान्य वर्ग का व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहता है तो ये पिछड़े वर्ग का खरीद सकता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति का ज़मीन नहीं खरीद सकता है। अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जो है उसकी भी ज़मीन नहीं खरीद सकता है यह सामान्य वर्ग का व्यक्ति। लेकिन कुछ कंडीशन है, उसके अंतर्गत खरीद भी सकता है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सामान्य वर्ग का व्यक्ति क्या कर सकता है? बेच तो सभी का सकता है, लेकिन खरीद सिर्फ किसका सकता है? पिछड़ा वर्ग का खरीद सकता है। अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के ज़मीन को वर्ग के व्यक्ति का ज़मीन नहीं खरीद सकता है। उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है, अब ये क्या कर सकता है? अगर ये बेचना चाहे तो क्या किसको किसको बेच सकता है? सामान्य वर्ग को बेच सकता है, अनुसूचित जनजाति को भी बेच सकता है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित वर्ग दोनों को बेच सकता है। लेकिन खरीदने की बात ही जाए तो यह सामान्य वर्ग के व्यक्ति का खरीद सकता है, लेकिन अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति की ज़मीन को नहीं खरीद सकता। ठीक है। तो 2 कंडीशन आप समझ के होंगे कि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति की ज़मीन को नहीं खरीद सकता है। ठीक। अब अगर अनुसूचित वर्ग का और अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति अगर ज़मीन को खरीदना चाहे तो इन सब की खरीद सकता है। सामान्य वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जनजाति वर्ग का खरीद सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता है। ठीक है। बेच सकता है सिर्फ अपने कैटेगरी में, जो कि अनुसूचित वर्ग का है तो अनुसूचित वर्ग में बेचेगा, अनुसूचित जनजाति का है तो अनुसूचित जनजाति में ही बेचेगा। लेकिन अगर इसके पास 5 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है, 5 बीघे से ज़्यादा है, 10 बीघे हैं, 15 बीघे हैं, तो अगर 5 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है तो ये बेच सकता है, लेकिन इसके लिए इसको परमिशन लेनी पड़ेगी। जिलाधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मेरे पास इतनी ज़मीन है और मैं इस ज़मीन को इस वर्ग के व्यक्ति को बेच रहा हूँ जो कि मेरी 5 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है। यानी 5 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है। दूसरी बात क्या करना है? इसको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी यह व्यक्ति अपनी ज़मीन को अन्य वर्ग के व्यक्तियों को दे सकता है। अदरवाइज अपने वर्ग के व्यक्तियों को ही ज़मीन बेच सकता है, या खरीद तो किसी की भी सकता है लेकिन बेच नहीं सकता है। तो ये कंडीशन आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो ये कंडीशन इन दोनों व्यक्तियों के लिए लागू होती है। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे दाखिल खारिज की। मान लीजिए आपने कोई भी ज़मीन खरीदा, उसकी रजिस्ट्री भी करवा दी है। अब आती है दाखिल खारिज की बात। तो दाखिल खारिज आपको 1 महीना 90 दिन के अंतर्गत आपको करवाना होता है, और अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसके पहले किसी ज़मीन पर कोई विवाद होता है, लफड़ा होता है, तो वहाँ पे ज़मीन पे रुकावट आती है, तो वहाँ पे अगर कोई केस दायर होता है तो वो दाखिल खारिज भी आपकी नहीं होगी और रुक जाएगी। ठीक है। तो 90 दिन का टाइम दिया जाता है कि इसके अंतर्गत आप अपनी ज़मीन का अगर किसी प्रकार का है, अगर कोई दावा करना चाहता है तो वो कर सकता है, केस कर सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या होगी? दाखिल खारिज सब कुछ अगर ठीक रहता है तो ये 45 दिन से 90 दिन के बीच में आपका दाखिल खारिज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे कि ए नाम का व्यक्ति है, इसकी ज़मीन है और बी नाम के व्यक्ति जो है जिस ज़मीन को खरीदना चाहते हैं,
अब इन्होंने खरीद लिया, बी ने खरीद लिया, ए को पैसे भी दे दिए, रजिस्ट्री हो गई। अब आती है दाखिल खारिज। तो ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन पे ए व्यक्ति का नाम है। अब इस ज़मीन पे ए व्यक्ति का नाम को हटा करके बी व्यक्ति का नाम दर्ज करना ही कहा जाता है दाखिल खारिज। ठीक है, पहले खारिज किया जाएगा उनका नाम, उसके बाद दूसरे व्यक्ति जिन्होंने खरीदी है उसको दाखिल किया जाएगा उस खतौनी में नाम। ठीक, अब ये दाखिल खारिज की अगर हम बात करें तो ये भी कितने प्रकार का से होता है कि जैसे दाखिल खारिज कराना है, जैसे वसीयत के थ्रू या वरासत के थ्रू या रजिस्ट्री के थ्रू। वसीयत क्या होती है? वसीयत की अगर हम बात करें, वसीयत जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब उसके पास ज़मीन है। ठीक है, अब वो ज़मीन क्या है, इसके पास ज़मीन है, इसके पास प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति दोनों प्रकार की है, पैसे भी हैं। तो वो क्या करना चाहता है, अगर किसी व्यक्ति को देना चाहता है, चाहे उसका लड़का हो, उसका पुत्र हो या ना हो, तो उस वसीयत के थ्रू किसी भी प्रकार की ज़मीन, किसी भी चल अचल संपत्ति को किसी को भी वो दान दे सकता है या किसी के नाम कर सकता है। ठीक है, वो होता है आपका वसीयत। यानी वसीयत के थ्रू किसी को भी ज़मीन दी जा सकती है, किसी को भी पैसे रुपए जो भी आपके पास हैं वो दे सकते हैं। अपने पुत्र को नहीं दे रहे हैं, दूसरे को भी दे सकते हैं। वसीयत करना पड़ेगा इसके लिए। वसीयत कहाँ होती है? आपकी तहसील में होती है और इसको रजिस्टर कराना होता है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। अब हम बात करेंगे वरासत के बारे में। वरासत क्या होता है? जैसे कि आप की जो ज़मीन है वो आपके पुत्रों में विभाजित हो जाएगी, यानी वरासत के थ्रू मिली है। यानी आपने किसी को अगर मान लीजिए वसीयत नहीं किया आपने, तो आपके ना रहने पर वो ज़मीन आपके पुत्रों में ऑटोमेटिक बांट दी जाएगी सरकार के थ्रू। जितना जितना हिस्सा आएगा वो बराबर दे दिया जाएगा। तो वरासत में होता है कि आपकी जो ज़मीन है वो आपके पुत्रों को बढ़ जाएगी, किसी और को नहीं मिलेगी। लेकिन वसीयत में किसी को भी आप ज़मीन दे सकते हो। अब रजिस्ट्री क्या होती है कि आपने ज़मीन खरीदा और उसकी आपकी रजिस्ट्री कराई, तो उसके बाद आपको क्या कराना होता है? दाखिल खारिज। तो ये दाखिल खारिज तीनों कंडीशन में आपको करानी होती है। ठीक है, चाहे वो आपकी वसीयत हो, वरासत हो और रजिस्ट्री हो। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न है तो ज़रूर बताइएगा और किसी अन्य टॉपिक पर जानना है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।